हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मैं आप सभी को डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपदा प्रबंधन हमारा सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 6 है, तैयारी, रोकथाम व न्यूनीकरण के केंद्र बिंदु वाला आपदा प्रबंधन चक्र। तो हम इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे, हम एक बार इसमें देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए, आपदा के विषय में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण कैसा है, हम वो देखेंगे। आपदा प्रबंधन चक्र कैसा है, ये देखेंगे। आपदा की रोकथाम कैसे की जाती है, ये देखेंगे। और आपदा की तैयारी कैसे की जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है आपदा न्यूनीकरण। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या है डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में। चलिए, ये देखिए, आपदा के विषय में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण। इसमें क्या है, हमें जो आपदा का जो विषय है उसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण कैसा है, किस तरीके का है और कैसे बना है, तो हम इसके बारे में यही बात करेंगे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, आरंभ में आपदा प्रबंधन के उपायों में केवल पीड़ितों को राहत की वस्तु वितरित करनी होती थी। याकोहामा, देखो इसमें बता रहे हैं कि आरंभ में, शुरुआत में जो आपदा प्रबंधन होता था तो उसमें उपायों में क्या है, पहले जो पीड़ित व्यक्ति होते थे, जो वहाँ पे पीड़ित व्यक्ति, कोई भी आपदा आई है तो उससे जो पीड़ित होते थे उनको क्या है, सिर्फ जो वस्तुएं होती हैं वही वितरित, मतलब वही बांटनी होती थी, ये सिर्फ यही आता था। लेकिन जो याकोहामा आपदा न्यूनीकरण कार्य नीति 1994 के पश्चात क्या है, इसमें अत्यधिक परिवर्तन आया। और उसमें क्या परिवर्तन आया, तो इनके इस सिद्धांत व दृष्टिकोण ने राहत रिलीफ से बदलकर इसकी दिशा न्यूनीकरण और रोकथाम की ओर कर दी। याकोहामा आपदा न्यूनीकरण कार्यनीति कहती है कि आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण और तैयारी आपदा राहत से बहुत अधिक अच्छी है, क्योंकि वह ऊंची लागत से अस्थायी परिणाम देती है, जबकि सुरक्षा में अंतिम सुधारों को क्या है, पहले ही सहयोग में लाकर एकीकृत आपदा प्रबंधन इनको केंद्र बिंदु के रूप में अपनाने के लिए स्वीकार करता है। UNISDR 1994 इसी बिंदु को क्या है, यूनिसेफ 2016 में उसने फिर से दोहराया था, जिसमें कहा गया था कि औसत $1 तैयारी में खर्च किया गया था, जबकि आपातकालीन अनुक्रिया में $2 से भी अधिक खर्च किया गया था। और इस तैयारी ने एक सप्ताह के प्रचलन के समय में ही क्या है, पीड़ितों को सुरक्षित कर दिया था तथा दानदाताओं, करदाताओं और अंशदाताओं पर दोहराया प्रभाव बन गया था। अब हम इस पे क्या देखते हैं, जो भारतीय संदर्भ में रोकथाम है और न्यूनीकरण के दृष्टिकोण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत देख सकते हैं। अधिनियम यह बताता है कि निम्नलिखित बिंदु हैं, क्या बताता है, चलिए हम ये देखते हैं। आपदा की रोकथाम के लिए अथवा उनके प्रभावों को कम करने के लिए उपाय किए जाएं, कि जो 2005 के अंतर्गत जो आपदा प्रबंधन अधिनियम बना था उसमें क्या क्या बताया गया है, तो उसमें चार चीजों को बताया गया है। एक है आपदा की रोकथाम के लिए अथवा उनके प्रभावों को क्या है, कम करने के लिए उपाय। कोई भी आपदा आ रही है तो उसको क्या है, पहले तो उसके प्रभाव जो उनको वो कम पड़े और उसकी रोकथाम के लिए पहले से ही कदम उठाए जाए, ये उपाय किया जाना चाहिए। विकास योजना में न्यूनीकरण के उपायों के एकीकरण करने के लिए उपाय किए जाएं। जो विकास योजनाएं हैं उनमें क्या है, न्यूनीकरण के जो उपाय को क्या है, एकीकरण करने के लिए भी क्या है, उपाय किए जाने चाहिए। तीसरा है, स्थितियों या आपदा की किसी भी चुनौती के लिए प्रभावी अनुक्रिया के संबंध में तैयारी और क्षमता निर्माण करने के उपाय किए जाएंगे। ये बता रहे हैं कि कोई भी आपदा स्थिति है तो आपदा की किसी भी चुनौती के लिए प्रभावी जो अनुक्रिया के संबंध में तैयारी और क्षमता निर्माण करने के क्या है, उपाय किए जाने चाहिए। उपयुक्त, चौथा है लास्ट, उपयुक्त लिखित 3 पहलुओं पर उपायों के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों या भारत सरकार के विभागों की भूमिका और उनके मंत्रालयों को निश्चित किया जाएगा। चौथा है, उपयुक्त लिखित 3 पहलुओं पर उपाय के
संबंध में विभिन्न मंत्रालयों या भारत सरकार के विभागों की भूमिका और उनके जो मंत्रालयों को निश्चित किया जाएगा। ये भारत सरकार 2016 के अकॉर्डिंग है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर क्या है, आपदा प्रबंधन की दिशा में दृष्टिकोण में परिवर्तन देखा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, दोनों स्तरों पे क्या है, जो आपदा प्रबंधन की जो दिशा है उसमें लगातार क्या है, परिवर्तन, उसके नजरिए में क्या है, परिवर्तन देखा जा सकता है। जो भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य तथा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार स्थानीय स्तरों पर क्या है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथाम की संस्कृति को उन्नत करना है। अब हम देखते हैं आपदा प्रबंधन चक्र। आपदा प्रबंधन कोई एक सत्ता नहीं है, इसमें अनेक कार्य और हितधारियों को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि आपदा को किसी विशेष क्षेत्र पर निश्चित नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसी घटना होती है जो कहीं पर भी या किसी भी समय पर तुरंत और आकस्मिक घट सकती है और लोगों के जीवन तथा संरचनाओं को व्यापक रूप से नष्ट कर सकती है तथा उसे हानि पहुंचा सकती है। आपदा की स्थिति का प्रबंधन करने में आपदा प्रबंधन चक्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रासंगिक तरीके से आपदा से निपटते समय नए दृष्टिकोण को अपनाते हुए लागू करना चाहिए। आपदा प्रबंधन चक्र में निम्न सम्मिलित है। इसमें जो आपदा प्रबंधन चक्र है, इसमें हम किन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो देखिए, एक रखेंगे विभिन्न, मतलब कई पृथक या अलग अलग क्रियाकलापों, प्रयासों और विभिन्न हितधारियों को क्या है, एकत्रित करना। और दूसरा क्या है, आपदा से निपटने में नए मार्गों को बताना, जिससे राहत मूलक दृष्टिकोण से परिवर्तित करके सक्रिय रूप से दृष्टिकोण में बदला जा सके। ये बता रहे हैं कि जो आपदा आ रही है उससे क्या है, निपटने के लिए, उससे बचाव के लिए नए मार्गों को बताना है और राहत मूलक दृष्टिकोण, मतलब जो नजरिया उसमें क्या है, बदलाव करके और दृष्टिकोण को बदला जा सके, ऐसा करना है। अब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अकॉर्डिंग जो आपदा प्रबंधन का अर्थ योजना बनाने, संगठन बनाने, योजना संयोजन करने तथा उपायों के क्रियान्वित करने की सतत तथा एकीकृत प्रक्रिया है, जिसमें निम्नलिखित तत्व आवश्यक और युक्ति संगत हैं। इसमें कौन कौन से उपाय दिए गए हैं, तो देखिए, एक है खतरे की रोकथाम या किसी आपदा का संकट। दूसरा है न्यूनीकरण और किसी भी आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण अथवा इसकी भयंकरता तथा इसके परिणाम। तीसरा है क्षमता निर्माण करना। चौथा है किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारी करना। और पांचवा है संकटपूर्ण आपदा स्थिति या आपदा की तुरंत अनुक्रिया करना। और छठा है संकट या किसी आपदा के प्रभाव का विस्तार व यात्रा का जो मात्रा का क्या आकलन करना। और सातवां है निकास, बचाव तथा राहत करना। और आठवां है पुनर्वास करना तथा पुनर्निर्माण करना। इस अधिनियम में ऊपर उल्लिखित ये सभी घटक पृथक या अलग अलग नहीं है या एकल क्रिया तथा युक्ति संगत, एकीकृत तथा एक दूसरे से परस्पर संबंध होने चाहिए। इसलिए इन घटकों को क्या है, प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों में निर्मित किया जाना चाहिए या इनको सम्मिलित किया जाना नितांत आवश्यक है। चलिए अब हम देखते हैं आपदा प्रबंधन चक्र के चरण क्या क्या है। तो आपदा प्रबंधन चक्र के चरण कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताऊं, आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। ये आपदा प्रबंधन के 3 चक्र हैं। 3 चक्र जो आपदा प्रबंधन चक्र के क्या है, 3 चरण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपदा पूर्व आपदा है, तैयारी अनुक्रिया है, न्यूनीकरण रोकथाम जोखिम न्यूनीकरण है और आपदा पश्चात है और पुनरुत्थान है। तो यहाँ पे जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ से भी जाएगा तब भी इधर मिल रहा है और ये इधर से जाएगा तब भी यहाँ पे मिला है। मतलब ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें क्या है, हर समय जो आपदा प्रबंधन जब होता है तो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा गहराई से जुड़ी हुई है। इनके किसी के भी बिना क्या है, आपदा प्रबंधन की जो तैयारी या रोकथाम है या उस टाइम का है
तो उसमें क्या है, हम पूरी तरीके से अच्छा प्रभाव नहीं देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें एक साथ रखना होता है। चलिए अब देखते हैं आपदा पूर्व। आपदा पूर्व का क्या मतलब होता है? जब कोई भी आपदा नहीं आती है, आने से पहले ही हम क्या है, अनुमान कर लेते हैं, गैस कर लेते हैं कि ये आपदा क्या है, आने वाली है। मौसम विभाग के द्वारा क्या है, हमें पता चल जाता है कि कौन सी आपदा या कोई भी घटना और किस तरीके का क्या है मौसम होने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आपदा आने से पहले ही हम उसके अनुमान लगाने के अकॉर्डिंग क्या है, बचाव करना शुरू कर देते हैं। जैसे धीरे धीरे वहाँ से लोगों को दूसरी जगह पर भेज देते हैं, या फिर आपदा को रोकने के लिए क्या है, हम धीरे धीरे से तैयारी करते हैं और उनके क्या है, पहले से ही उनको सामग्री, हर तरीके की सामग्री क्या है बनाए रखते हैं, ताकि जब आपदा एकदम आ जाए तो उसके टाइम क्या है, उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें क्या है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। आपदा पूर्व। आपदा से पहले के चरण में रोकथाम तथा न्यूनीकरण की कार्यवाही करना बहुत ही प्रमुख व महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो रोकने के लिए प्रयास करते हैं, सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह रोकथाम के इस सिद्धांत पर आधारित है कि देखभाल से अधिक महत्वपूर्ण आपदा की रोकथाम करना है। इस चरण में विभिन्न रोकथाम तथा क्रियाकलापों व कार्यवाही करनी होती है, जिसमें आपदा के अत्यंत प्रभावी तरीकों से रोकथाम के उपायों तथा क्रियाकलापों को किया जा सकता है। इससे आपदा से होने वाले प्रभावों से बच सकते हैं। यदि हम प्रारंभिक चेतावनियों व ध्यान देकर तैयारी, रोकथाम व न्यूनीकरण के उपायों के साथ बचाव कार्यों का निष्पादन करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करें, तो आपदा से पूर्व स्थापन संरचना और समुदायों को आपदा का सामना करने के लिए तैयार करने के कार्यों का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, भारत में चक्रवात आना एक सामान्य सी परिघटना होती है और इसकी चेतावनी बहुत पहले से दे दी जाती है। यदि तैयारी के कार्यों को बहुत पहले से आरंभ कर दिया जाए, तो आपदा के पश्चात जो अत्यधिक क्षति होती है, जिसमें व्यापक रूप से लोगों की जानें जाती हैं और संपत्ति की क्षति होती है, उससे आसानी से बचा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आपदा आती है तो हमें उससे पहले क्या है, पता चल जाता है, हमें आगाह कर दिया जाता है, सावधान कर दिया जाता है कि ये आपदा आने वाली। तो पहले ही हम क्या है, उसकी रोकथाम के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं, किस तरीके से हम उसका बचाव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आपदा के दौरान, जब आपदा आ जाती है उस टाइम हम कौन से कदम उठाने चाहिए, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आपदा के दौरान। देखिए, आपदा होने की अवधि या इसके दौरान आपदा होने की अवधि या इसके दौरान की स्थिति में अनुक्रिया और राहत कई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इस आपदा के तुरंत बाद आरंभ होते हैं। इसमें तुरंत कई गतिविधियों को सम्मिलित कर देना चाहिए, जैसे कि खोज, बचाव कार्य तथा निकास। उन्हें दूसरे सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहिए, मृतक लोगों के शवों की पहचान करना तथा उनके आगे के कार्यों का प्रबंधन करना, भवनों व सड़कों पर पड़े मलबों को उठाना, प्राथमिक चिकित्सा और भोजन, पेयजल, शरण स्थल, बचाव तथा सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक चिकित्सा और स्वच्छता संबंधी, जैसे कि शौच आदि के लिए व्यवस्था करना। इन सब प्रावधानों और साधनों का तुरंत प्रयोग करना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, जब 2004 में भारतीय महासागर में सुनामी का प्रकोप हुआ था, तब उन सब उपायों को लागू कर दिया गया था। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, आपदा के दौरान जब आपदा आ जाती है तो उस टाइम हम क्या करते हैं। जब आपदा आ गई तो वो बचने का तो कोई वो है नहीं, लेकिन जो लोग वहाँ पे फंस गए हैं, जो वहाँ पे अभी हैं और कुछ जो मर गए हैं, उनकी तो पहचान करने की कौन किसके परिवार का व्यक्ति है, उनको निकालना, सबों को निकालना, और जो वहाँ पे बचे हुए हैं उनको खाना पानी देना, उनको वहाँ से निकालना, भोजन, चिकित्सा देना। अगर कोई बीमार हो, घायल हो गए, किसी चिकित्सा से कुछ भी हो गया है, तो उसकी अच्छे स्वास्थ्य से देखभाल करना और उसको सुरक्षित स्थान पे पहुँचाना और उन लोगों की खोज करना जो गुम हो गए उस टाइम। तो इन्होंने फॉर एग्जाम्पल दे भी रखा है। आपदा के पश्चात, आपदा आ गई, अब उसके बाद क्या करेंगे हम।
तो आपदा के बाद के चरणों में जो प्रमुख कार्य तथा गतिविधियां अपनाई जाती हैं उनमें सम्मिलित है पुनर्वास करना। कोई व्यक्ति है जहाँ रहता है, जब आपदा आ गई है तो उसका वो स्थान क्या है, बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसको क्या है, दोबारा से बसाना, पुनर्निर्माण करना, पुनरुत्थान करना, उसके घरों को क्या है, दोबारा से उनका पुनर्निर्माण करना होता है। क्योंकि टूट फूट जाते हैं, बह जाते हैं, ढह जाते हैं, तो उसके बाद उन आपदाओं के बाद में क्या है, घरों का पुनर्निर्माण करना होता है। ये कार्यवाहियां यह सुनिश्चित करेंगी कि आपदा से प्रभावित समुदाय फिर से स्थापक हो गए हैं और अपनी पहली वाली सामान्य स्थिति में वापस आ गए हैं। कि जब हम ये सब करते हैं कि पुनर्वास करना, पुनर्निर्माण या पुनरुत्थान करना, तो इन सारे कामों से ये हमें पता चल जाता है कि हम ये निश्चित कर लेते हैं कि जो लोग जो समुदाय वहाँ पे जो स्थापक थे वो अपनी स्थिति में जैसे पहले रह रहे थे अपने घरों में, उसी तरीके से दोबारा से वो रहने लग गए हैं। सामान्यतः यह चरण अवधि में कार्यों की समय सीमा बहुत लंबी होती है और फिर उन सब सुविधाओं को फिर से चालू करना होता है और फिर उनको सक्रिय करना होता है। कि जब भी कोई आपदा आती है तब क्या है, उसको संभालने में, देख रेख करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर वो धीरे धीरे क्या है, वो सक्रिय होने लग जाती है। इस चरण या अवधि में सबसे अधिक ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि उपाय किए जा रहे हैं वे सामाजिक, आर्थिक और भौतिक संरचनाओं को लंबे समय की अवधि में उसकी पूर्ति करते हुए तथा हानियों की भरपाई में सहयोग व सहायता कर रहे हैं। कि हम ये भी देखते हैं, सबसे ज़्यादा इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है कि जो लोग उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति, कैसी भौतिक संरचनाएं जो कि क्या है, लंबे समय की अवधि में क्या है, उसकी पूर्ति करते हुए कि जो जिस आपदा में क्या है, लोगों का जो नुकसान हुआ है, जो हानि हुई है, उनको उसकी भरपाई हो पा रही है या वो कर रहे हैं, इस बात पे क्या है, वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब हम देखते हैं रोकथाम क्रियाकलापों का उद्देश्य विपदाओं के विपरीत प्रभावों को नकारते हुए अथवा पूरी तरह से ध्यान न देते हुए पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी तथा जैव भौतिकी आपदा के न्यूनीकरण के लिए साधनों व उपायों को उपलब्ध कराना है। ये सब सामाजिक तथा तकनीकी सुसंगत और लागत लाभ निर्धारण, रोकथाम के उपायों पर निवेश की स्थिति को तर्कसंगत बनाते हुए जहां पर आपदाओं के द्वारा संबंधित क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं उसके आधार पर निर्धारण करना है। चलिए अब हम देखते हैं न्यूनीकरण का अर्थ आपदा या संभावित आपदा के विस्तार को कम करने के लिए कार्य किए जाने से तात्पर्य रखता है। कि जो न्यूनीकरण है, तो जो आपदा का संभावित क्षेत्र है, जो आपदा के विस्तार को कम करने के लिए क्या है, कार्य किए जाने से ही उसका तात्पर्य होता है, उसका अर्थ ही यह है। न्यूनीकरण का कार्य पहले वर्तमान यानी घटना की अवधि में अथवा आपदा के पश्चात उपायों को अपनाने की एक प्रक्रिया है। कि कोई आपदा है तो वो पहले आ चुकी है और दूसरी वर्तमान में घटित हो चुकी है, फिर उसके बाद में उसके उपायों को अपनाने की एक प्रक्रिया है। लेकिन इस शब्द को प्रयोग संभावित आपदा के विपरीत अथवा उसको रोकने के लिए की जाने वाली कार्यवाही है। न्यूनीकरण के उपाय भौतिक, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। संरचनात्मक उपाय ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं लेकिन हम आसानी से उनके प्रभावों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि भवनों को मजबूत बनाना। आपदा का मुकाबला करने के लिए निर्माण कार्यों और अधिक गैर मजबूत संरचनात्मक उपाय प्रकृति में अप्रत्यक्ष होते हैं। इनकी मात्रा को आप आसानी से माप नहीं सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि जागरूकता को उत्पन्न करना, शिक्षा तथा प्रशिक्षण देना, इन संबंधित नियमों और विनियमों से क्या है, लोगों को अवगत कराना तथा उनकी समुचित जानकारी देना होता है। अब देखेंगे तैयारी किस तरीके से करी जाती है। तो तैयारी करने की क्रियाओं की एक लंबी श्रृंखला होती है जो विपदाओं के आने से पहले करनी होती है। कि कोई भी आपदा आए उससे पहले क्या हम तैयारी कर लेते हैं कि इस तरीके से हमें बचना है, तो उसकी बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया होती है और वो ऐसा नहीं है कि
तो जो 1-2 दिन में ही क्या है उसकी तैयारी कर ली और बस हो गया काम, नहीं। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद तैयारी करने में सक्षम होते हैं और आपदा से बचाव कर पाते हैं। इससे निपटने के लिए सुनिश्चित अनुक्रिया होती है, जिसमें ठीक समय पर प्रभावी व तुरंत चेतावनी देना निश्चित किया जाता है। आपातकालीन योजनाएं, जानकारी या का रखरखाव, जोखिम के समय की योजना, लोगों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकासी अथवा उनका स्थान बदलना जहां पर जो स्थान खतरों से भरा हो। कोई भी जब तैयारी, मान लो कोई है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, तो जिस स्थल पे वो लोग रह रहे हैं तो उन लोगों को क्या है उस जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया जाता है, ताकि कम से कम लोग वहाँ पे, उनकी कोशिश तो पूरी यही होती है कि सभी लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ से हटाकर उनको पूरी की पूरी तरीके से क्या है सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, तो उनको उस जगह से वो क्या है दूसरी जगह निष्कासित कर देते, मतलब दूसरी जगह पे क्या है उनको पहुंचा देते हैं ताकि उनका बचाव हो सके और वहां से सुरक्षित स्थान पर बदलना होता है। ये वे उपाय हैं जिनमें सरकारों, समुदायों तथा वैयक्तिक रूप से आपदा स्थितियों से निपटने के लिए तुरंत अनुक्रिया करनी होती है और जो क्षतियां होती हैं उनको क्षतिपूर्ति करने का भी कार्य किया जाता है। अब देखते हैं हम अनुक्रिया। राहत तुरंत लघु अवधि या अवधि की हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रभावी या पीड़ित लोगों की खोज करना, उनको बचाना, इसके साथ ही भोजन, अस्थायी आश्रम तथा आपदा से प्रभावित व पीड़ित लोगों की सहायता करना, उनको चिकित्सा देखभाल के साथ उपयुक्त सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना। आपदा के पश्चात सामान्य क्षेत्रों में अंतर हस्तक्षेप करना होता है। राहत कार्य नीतियों और उसके तरीकों में शामिल होती है, जिसका कार्य पीड़ित तथा आपदा के न्यूनीकरण के द्वारा सहायता देना या पहुंचाना है, ताकि जो लोग अकस्मात अपनी आजीविका के साधनों को खो चुके हैं और वे बहुत ही संतृप्त और संघात में हैं, उनकी पीड़ाओं को राहत देना है। अब देखते हैं हम पुनर्वास करने की प्रक्रिया में सभी परिचालन तथा आपदा के बाद लिए गए निर्णय शामिल हैं, जिसमें पीड़ित समुदाय को फिर से उसकी पूर्व स्थिति में लौटाना, जैसे कि वह पहले थे, अब इसमें आपदा के कारण उनमें जो परिवर्तन आया उनको फिर उत्साहित करना, उनको समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको समायोजित करना शामिल है। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में आपदा के पश्चात लोगों का पुनर्वास करना, जिसमें समुदाय के लोगों को क्या है पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था सम्मिलित होती है। इन कार्यों में जो कार्य करने होते हैं वे हैं स्थायी और पक्के भवनों का निर्माण करना, जिसमें उन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए जो उनके पास पहले से ही मौजूद थी। इसके साथ ही आपदा से पूर्व सभी भौतिक संरचनाओं को बहाल करना तथा सेवाओं को उपलब्ध कराना है। पुनरुत्थान का अर्थ पीड़ित समुदाय की आपदा से पूर्व की जीवन स्थिति की बहाली अथवा उसमें सुधार के विचार के साथ आपदा के बाद पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण से संबंधित निर्णय निर्धारण और कार्य करना है। इसी के साथ आपदा के जोखिम को आवश्यक समायोजन व न्यूनीकरण को प्रोत्साहित करने तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित करना है। पुनरुत्थान की गतिविधियां आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को प्रभावित करने में वहां की स्थिति सुधारने और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि आपदाओं की संवेदनशीलता और जोखिम कम करने के साथ उस क्षेत्र का विकास करना है। क्षेत्र में सभी विकास कार्य विकास अवसरों के रूप में आपदा को कम करना है। उससे निपटने की दिशा में भी क्या है पुनरुत्थान कार्यक्रमों के साथ पूरे क्षेत्र को मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। अब देखिए आपदा की रोकथाम। आपदा की रोकथाम हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए आपदा की रोकथाम के उपायों से आपदा के प्रभावों को कम करने में सहायता मिलेगी। उच्च अधिकार प्राप्त समिति, हाई पावर्ड कमेटी
ने आपदा प्रबंधन सन 2001 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि आपदा न्यूनीकरण के एक एकीकरण दृष्टिकोण के आवश्यक घटक के रूप में रोकथाम की संस्कृति को विकसित करना निर्धारण किया गया है। समिति ने टिप्पणी की है कि रोकथाम की जो संस्कृति है, लोगों को सरकार तथा अन्य संगठन आधारित समुदाय के बीच विकसित करना चाहिए। हाल के समय में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन और महत्व में भारी परिवर्तन किया गया है, जिसमें आपदा रोकथाम को विशेष महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 ने निर्धारण किया है कि इसको आपदा की सक्षम रोकथाम निपटने के लिए समुचित संस्थागत ढांचा, प्रबंधन व्यवस्था तथा संसाधनों का आवंटन करना आवश्यक स्थान दिया है, इसे स्थापित किया है। तुरंत चेतावनी व्यवस्था का विकास करना और आपदा रोकथाम की दिशा में विकास योजना का क्या है, मुख्य उपाय करना। दीर्घकालीन विकास, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश को अपनी नीतियों, योजनाओं, परियोजनाओं में आपदा रोकथाम घटकों को सम्मिलित करना चाहिए। आदर्श रूप में यह रोकथाम के उपाय तैयारी करने, अनुक्रिया, पुनरुत्थान और पुनर्वास की स्थितियों को दौरान बहुत सहायक होंगे। तो हम रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, इसके हम उपाय देखते हैं कुछ। ठीक है, समुचित और सफल आपदा न्यूनीकरण नीतियों को अपनाने के लिए जोखिम मूल्यांकन करना आवश्यक कदम है। कि जो समुचित सफल आपदा न्यूनीकरण क्या है, उनकी नीतियों को अपनाने के लिए जो जोखिम का क्या है, मूल्यांकन करना आवश्यक कदम होता है। आपदा रोकथाम को क्या है, आपदा राहत के लिए आवश्यकताओं को कम करने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपदा रोकथाम को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, एकपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास नीति योजना बनाने की प्रक्रिया में एक अटूट या एकीकृत हिस्सा या भाग लेना चाहिए। आपदा के सन्निकट होने की स्थिति की तुरंत चेतावनी तथा उनके प्रभावों को संचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए इसकी सूचना को प्रसारित किया व फैलाया जाए, यह रोकथाम की सफलता का प्रमुख कारक है। रोकथाम के उपाय स्थानीय समुदाय से राष्ट्रीय स्तर से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भागीदारी में सम्मिलित होनी चाहिए, ताकि इसकी प्राथमिकता को क्या है, सुनिश्चित किया जा सके। समुचित अभिकल्प विकास के ढांचों को लागू करने के लिए उपयुक्त शिक्षा तथा प्रशिक्षण संवेदनशीलता को कम करने के लिए आवश्यक है और इसके माध्यम से लक्ष्य समूह द्वारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आगे है, आपदा रोकथाम की आवश्यक प्रौद्योगिकी के साझेदारों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से स्वीकृति होनी चाहिए, जिसमें तकनीकी सहयोग को एक अभिन्न अंग के रूप में ठीक समय पर मुक्त रूप से उपलब्ध और प्रयोग करने की स्वतंत्रता आवश्यक है। और ये लास्ट है, प्रत्येक देश प्राकृतिक आपदा के प्रभावों तथा लोगों, संरचनाओं एवं अन्य राष्ट्रीय संपत्तियों को बचाने की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारियां स्वयं की वहन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को मजबूत राजनीतिक संकल्पों को प्रदर्शित करना चाहिए, जहां की मौजूदा संसाधनों सहित वित्तीय, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी उपायों को उपयुक्त गतिशीलता व सक्रियता आवश्यक होती है। चलिए अब हम देखते हैं जो अनुक्रिया और पुनरुत्थान आधारित प्रयास कौन से हैं और रोकथाम जोखिम की कमी पर आधारित प्रयास कैसे हैं, इन दोनों में क्या फर्क है, हम ये देखते हैं। आपदा घटनाओं पर प्राथमिक संकेंद्रण, जो अनुक्रिया और पुनरुत्थान आधारित प्रयास है, उसमें देखते हैं हम आपदा घटनाओं पर प्राथमिक संकेंद्रण। दूसरा है संवेदनशील और जोखिम क्षेत्रों पर संकेंद्रण। एकल घटना आधारित परिदृश्य, जो अनुक्रिया पुनरुत्थान आधारित प्रयास होते हैं उसमें जो एकल घटना आधारित परिदृश्य होता है उसमें, और जो रोकथाम की जो जोखिम कमी पर आधारित प्रयास होते हैं उसमें सक्रिय बहुपक्षीय जोखिम मुद्दे और विकास परिदृश्य होते हैं। इसमें एक है लेकिन इसमें अनेक है।
एक घटना पर अनुक्रिया की मूल जिम्मेदारी है। यहाँ पर कोई एक घटना हो जाती है तो उस पर अनुक्रिया की क्या मूल जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जो रोकथाम और जोखिम की कमी आधारित प्रयास होते हैं उसमें आकलन करना, निगरानी और परिवर्तित स्थितियों का क्या है, संपूर्ण खुलासा होता है। और इसमें देखिए अनुक्रिया का पुनरुत्थान आधारित प्रयास, इसमें एकल प्राधिकारी का अभिकरण, पहले देखते हैं निश्चित स्थान विशिष्ट स्थितियां। यहाँ पे एक निश्चित स्थान होता है और विशिष्ट स्थितियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे विस्तारित परिवर्तन भागीदारी है, क्षेत्रीय स्थानीय विविधता होती है। यहाँ पे तो निश्चित होती है लेकिन यहाँ पे स्थानीय विविधता होती है। ठीक है। एकल प्राधिकारी अभिकरण में जिम्मेदारी, लेकिन इसमें एकल प्राधिकारी अभिकरण में जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसमें बहुपक्षीय प्राधिकारियों में क्या है, सम्मिलित हित लाभ अभिकर्ता होते हैं, अभिकर्ता। कमान और नियंत्रण निर्देशित परिचालन, इसमें तो कमान और नियंत्रण निर्देशित परिचालन होते हैं, लेकिन इसमें स्थिति विशिष्ट और कार्य स्वतंत्र और मुक्त संस्थाओं और भागीदारी के द्वारा होते हैं। पदानुक्रम संबंधों की स्थापना, इसमें है परिवर्तन तरल, लचीला तथा स्पर्शीय संबंध होता है। लोहे का सामान तथा औजार साधन, इसमें लेकिन इसमें अभ्यास, योग्यता और ज्ञान आधारित होता है, ज्ञान का आधार होता है। इसमें संकेंद्रण होता है, इसमें निर्भरता होती है। इसमें विशेषज्ञताओं पर निर्भर होता है, लेकिन ये एक रेखीय विशिष्ट विशेषज्ञता तथा सार्वजनिक विचार और प्राथमिकताओं पर संकेंद्रीकरण होता है। यहाँ पे चौकसी योजना, सावधानी से ध्यान देना और प्राप्ति में तत्काल, तुरंत एवं कम से कम समय में क्या है, ढांचा तैयार करना होता है। लेकिन यहाँ पे चौकसी योजना मूल्य और प्राप्तियों में आधुनिक तथा लंबे समय का ढांचा तैयार करना। यहाँ पे थोड़ी देर में ही करना होता है, लेकिन यहाँ पे काफी लंबी समय होता है चौकसी योजना तैयार करने के लिए। तत्वरित परिवर्तन सक्रिय सूचना प्रयास, जो कि प्राय विपरीत, विरोधी या संवेदनशील प्रकृति के होते हैं। और यहाँ पे क्या है, समाहित ऐतिहासिक परतवार संपूर्ण या सूचना का तुलनात्मक प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या है, प्राथमिक, प्राधिकृत या एकल सूचना स्रोत के लिए निश्चित तथ्यों के लिए आवश्यक है। यहाँ पे क्या है, खुले या सार्वजनिक सूचना, बहुपक्षीय परिवर्तन अथवा बदलते स्रोत, विविध परिप्रेक्ष्य तथा जो विचार बिंदु हैं। यहाँ पे क्या है, इन आउट, ये देखिए मैं भूल गई थी, मैं पहले आपको जो निशान टिक लगा के फिर बताना चाहिए था मुझे। आप एक बार इसको देख लेना ध्यान से कि मैं कहाँ पे पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ। तो मैंने पहले तो आपको ये बता दी, प्राधिकृत, जो प्राथमिक, प्राधिकृत या एकल सूचना, और फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे बताया खुले सार्वजनिक सूचना, बहुपक्षीय परिवर्तित अथवा बदलते स्रोत, विविध जो परिप्रेक्ष्य तथा विचार बिंदु हैं। यहाँ पे है इन आउट या सूचना ऊर्ध्वाकार प्रवाह, और यहाँ पे है प्रसारित सूचना का पार्श्व प्रवाह या फैलाव। यहाँ है सार्वजनिक सुरक्षा संरक्षण के मामलों से संबंधित, और यहाँ पे क्या है, जनहित, निवेश और मुद्रा के मामले। देखिए अब हम करते हैं आपदा तैयारी। आपदा के लिए तैयारी की, जब आपदा आए उससे पहले ही हम उसके लिए क्या तैयारी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपदा के लिए तैयारी को आपदा के आने से पहले किए गए उपाय के कार्यों के रूप में क्या है, परिभाषित किया गया है, ताकि इसके द्वारा होने वाले प्रभावों को बचाव के लिए समुचित अनुक्रिया की जा सके तथा इसके परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति व राहत कार्य किए जा सके। इसका निष्पादन आखिरी क्षण में किए जाने वाली आवश्यकता समाप्त करता है। कोप्पोला 2015 बताते हैं, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण UNISDR कार्यनीति ने तैयारी का अर्थ सरकारों, व्यवसायिक कार्यकर्ताओं
तथा पुनरुत्थान संगठनों, समुदायों और व्यक्तिगत द्वारा विकसित किए गए ज्ञान और क्षमताओं का नाम है, ताकि ये जो लोग आपदाओं के क्या है प्रभावों से पीड़ित लोगों के साथ अनुक्रिया, पुनरुत्थान व पूर्व बचाव के कार्यों को कर सके, जैसे कि अकस्मात या तुरंत खतरनाक घटनाओं अथवा स्थितियों से पूर्ण ही बचाव कार्यों को संपादित किया जा सके। देखिए, अब हम यहाँ पे बताते हैं आपको। आपदा के लिए तैयारी करना आसान काम नहीं है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। कोई भी नहीं जानता है कि आपदा के पश्चात क्या स्थिति होगी। इसमें पहले योजना बनाना, समुचित संस्थागत स्थापना, विभिन्न साझेदारों के बीच संयोजन करना होता है। इस तैयारी की प्रक्रिया में समुदाय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तैयारी करना समुदायों को विभिन्न प्रलयों से जीवित रखने की प्रमुख आवश्यकता है। स्थानीय समुदायों की क्षमताओं और योग्यताओं को निर्मित करने की शीघ्र आवश्यकता है। इसके लिए उनकी क्षमताओं को मजबूत करना, उनकी पहचान के माध्यम से आत्मविश्वास में वृद्धि करना, उनके ज्ञान, व्यवहार, अभ्यास और उनके मूल्यों में वृद्धि करना है, ताकि वे लोग अब हम आगे करते हैं। ताकि वे लोग विकासात्मक गतिविधियों की सक्रियताओं में सम्मिलित होकर आपदा से अपना व अन्य का बचाव करने में सक्षम हो सके। ठीक है, हम अब करते हैं इसके आपदा।